आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप का टॉपिक पार्ट 2 सिटीजनशिप का पार्ट 2। हमने क्या क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था कि क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, सिटीजनशिप का क्या मीनिंग है और किस तरीके से मिलेगा या कहाँ कहाँ हमें रहने के लिए क्या क्या अधिकार है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ये बात करा था, हमने पिछले लेक्चर में बात करा था कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होगा। अब सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि हमारे पास बस एक इंडियन सिटीजनशिप है। हम क्या है, हमें एक इंडियन सिटीजन, हमें एक इंडियन सिटीजन है। हम ना तो बिहारी सिटीजन है, ना हम आंध्र प्रदेश सिटीजन है, ना हम तेलंगाना सिटीजन है, ना हम हरियाणा सिटीजन है। हम क्या है, हम इंडियन सिटीजन है। बस एक चीज इसी को मानना है कि हमारा क्या है, हमारा सिटीजनशिप इंडिया है। ठीक है, बस इसी बात को मानना है। इसके बाद की बात क्या है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर कुछ एक्सेप्शन है इसमें, हम कहीं पर भी जाकर के रह सकते हैं। रहने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो सेम राइट हमें अपने स्टेट में मिल रहा था, वही अधिकार हमें क्या मिलेगा, अदर स्टेट में भी मिलेगा। वही चीजों को हम अदर स्टेट में भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस करा था कि कुछ चीजें इसमें एक्सेप्शन है। जैसे कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट मान लिया जाए कि आपका कोई जॉब लगा है या आप क्या कर सकते हैं, आप रिसाइड करना चाहते हैं किसी अदर स्टेट में, अपने स्टेट में बाय बर्थ आपका जो स्टेट है उस स्टेट से हट करके हम दूसरे स्टेट में क्या करना चाहते हैं, रिसाइड करना चाहते हैं। जब हम रिसाइड करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब एक पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस। पार्लियामेंट आपको रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकती है और उस रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्राइब रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आप उसी स्टेट में जाकर के काम कर सकते हैं या आप वहां जाकर के रह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप ये तो पार्लियामेंट से करवा करवा सकते हैं ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप ये इसको किसके साथ करवा सकते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि एक एक्ट आया था आपका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स जो है, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स है, अगर उनको जॉब तेलंगाना में तेलंगाना में करना है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में करना है, ये 4 स्टेट में अगर करना है उनको कोई नॉन गेजेटेड जॉब, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उनको एक एक एजुकेशनल एजुकेशनल रेसिडेंसी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशंस बनाना पड़ेगा। और उस रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इन 4 स्टेट में आप रेसिडेंस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है, उसके बाद बात आती है कि ये क्या हो गया, ये एक्ट एक्सपायर हो गया आपका 1974 में। और जब ये एक्ट एक्सपायर हो गया 1974 में, अब ये बस 2 स्टेट के ऊपर लागू होता है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर लागू होता है। ये हमने क्या करा था, ये हमने बात पिछले लेक्चर में कर रखा था। अब इस लेक्चर में आगे हम क्या बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे हम द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 prohibits discrimination against any citizens on the ground of religions, race, caste, sex और place of birth and not on the ground of residence। देखिए, संविधान क्या करता है, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग संविधान का कहने का मतलब है, संविधान क्या कहता है कि आप किसी भी बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वो बेसिस क्या क्या है, अब आपका वो बेसिस होगा आपका सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, रिलीजन्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, प्लेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, और ना तो आप रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मीन्स ये आर्टिकल 15 आपको अधिकार देता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रेसिडेंस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हमारे साथ। This means that the state can provide special benefits to give preference to its residents in matters that do not come within the purview of the right given by the constitutions of Indian citizens। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है, स्टेट आपको क्या करेगा, स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है या कुछ प्रेफरेंस दे सकता है अपने रेसिडेंट्स को। हमने ये बात पहले भी पिछले लेक्चर में भी करा था। स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट आपको एक रेफरेंस दे सकता है या एक स्पेशल बेनिफिट दे सकता है। कुछ मान लीजिए कुछ छूट दे दिया जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ छूट दे दिया, तो वो क्या कर सकता है, वो इस बात को मान सकता है कि हाँ, हमारे स्टेट के लोगों को इतना छूट है या हमारे स्टेट के डोमिसाइल के जो लोग हैं वो उसके पास इतना छूट है। ठीक है, वो चीज स्टेट कर सकती है, लेकिन स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि हाँ, ये स्टेट के लोग हमारे यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे या अदर स्टेट के लोग हमारे यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे। ये बातें हो रही है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ए स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेसिडेंट। स्टेट क्या कर सकता है कि अपने अपने रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, फी में कंसेशन कर सकता है। लेकिन स्टेट ये कभी नहीं बोल सकता कि हाँ अदर स्टेट के लोग हमारे यहाँ करके पढ़ाई नहीं कर सकते, ये स्टेट का काम नहीं है। तीसरी बात आगे, पहली बात हमने बात कर ली थी कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको रेसिडेंस दे सकती है, प्रिस्क्राइब रेसिडेंस दे सकती है। दूसरी बात है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात क्या है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 is subjected to the protection of interest of any scheduled tribe. In other words, the right of outsiders to enter, reside and settle in tribal area is restricted। देखिए, अब आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 कहता है आपके पास मूवमेंट का अधिकार है, आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो, आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो, ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है। इस बात को मान लिया हमने, चलो आर्टिकल 19 ने हमें क्या कर दिया, ये अधिकार दे दिया कि आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो। लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ ये भी आती है कि आर्टिकल 19 चलो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे दिया कि हाँ, आप मूवमेंट करके कहीं भी जाकर के रह सकते हो। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं, जहाँ पर ट्राइबल चीज़ें हैं, ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल एरिया है, उन जगह पे आप जाकर के फ्रीली नहीं रह सकते। ये रेस्ट्रिक्टेड है। ये क्या है? ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर दिया गया है, आप ट्राइबल एरिया में या ट्राइबल जगह पे जाकर के आप रेसिडेंस नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया है? ताकि जो ट्राइबल एरिया है या ट्राइबल लोग हैं, उसके कल्चर को बचा सके, उसके इंटरेस्ट को हम बचा सके। इसलिए गवर्नमेंट और ट्राइबल एरिया के एक अलावा क्या है, आप कहीं भी फ्रीडम, आर्टिकल 19 आपको ये देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्राइम करके आ गए, ये नहीं कर सकते। मीन्स दैट मीन्स कुछ भी करने का मतलब है कि आपको क्या हो सकता है, आप मीन्स आप वहां पर जाकर के राइट्स एंजॉय करो, वहां आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपको वहां पर रेसिडेंस जाना है, आप रेसिडेंस रह सकते हो, ठीक है। Of course, this is done to protect the distinctive culture, language, custom and manners of scheduled tribe। ये इसलिए किया गया, इस रेस्ट्रिक्शंस को इसलिए किया गया है ताकि वहां पर क्या हो सके, वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज का प्रोटेक्शन हो सके, कल्चर का प्रोटेक्शन हो सके, उसके बाद कस्टम्स और मैनर्स का प्रोटेक्शन हो सके ट्राइबल एरिया के या ट्राइबल लोगों के, ठीक है। एंड सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और जो ट्रेडिशनल चीजें हैं या उसका प्रॉपर्टी है, वो एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। अब कहने का मतलब, अगर ट्राइबल लोग होंगे, अगर हम हर जगह मूवमेंट दे दिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे दिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे लोग, वहां पर जाकर के रिसाइड होना शुरू करेंगे, रेसिडेंस होना शुरू करेंगे, और क्या करेंगे फिर वहां पर जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि ट्राइबल एरिया में जाकर के आप चीजों को इतनी इजिली नहीं कर सकते, या आपके पास रेस्ट्रिक्शंस है। ये बात होगी हमारी तीसरी। चौथी बात क्या है, टिल 2019 तक द लेजिस्लेचर ऑफ erstwhile state of Jammu and Kashmir was empowered to define the person who are permanent resident of the state। 2019 तक, 2019 तक में क्या था, 2019 तक में क्या था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट थे, वही क्या कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रह सकते हैं। जो रेसिडेंट है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो थी, लेकिन क्या थी, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से एक स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल बेनिफिट मिला हुआ था। वहां पर आप जाकर के जमीन नहीं ले सकते, जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, पर्सन हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब वही लोग रह सकते हैं, वही लोग रह सकते हैं जो वहां के परमानेंट रेसिडेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट है। confer any special rights and privileges on such permanent resident as respect employment under the state government। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो वहाँ के लोकल लोग ही करेंगे, ठीक है। ये इस पे स्पेशल पावर थी जम्मू एंड कश्मीर को। एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, स्टेट में क्या कर सकते हैं, आप उस स्टेट में जाकर के कुछ भी चीजों को खरीद नहीं सकते। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगी। ये क्या था, दूसरी बातें थी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी जॉब, तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की चीजों में वो कहाँ के लोग होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोग होंगे। मीन्स ये तो बात होगी फिर डिस्क्रिमिनेशन वाली ना, डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि हमारे अदर स्टेट में क्या है, अदर स्टेट में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम कहीं भी जाकर के रह सकते हैं,
कहीं भी जाकर के जॉब कर सकते हैं, पर ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं थी 2019 से पहले। उसके बाद सेटलमेंट इन द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स सिर्फ जो भी चीजें प्रोवाइड हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए था, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए था आपका जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के लिए। ठीक है, वहां जाकर के अदर अदर जगह के लोग जाकर के रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द एबव प्रोविजन वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 35A। ये सारे प्रोविजन जो मिल रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग मिल रहे थे, वो मिल रहे थे आपके आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग of the Constitution of India. This article was inserted in the Constitutions by the Constitutions Order 1954। ये आर्टिकल 35A कब जोड़ा गया था, 1954 में, by the inserted in the Constitutions by the Constitutions Order 1954 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 35A को उसमें जोड़ा गया था। और इसी आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग ये सारी चीज स्पेशल प्रिविलेज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिल रहा था। ठीक है, दिस ऑर्डर वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल This order was issued by the President under Article 370 of the Constitution, which had provided a special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir। मीन्स यही 370 आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा था, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल स्टेटस मिल रहा था, अदर स्टेट से एक स्पेशल स्टेटस मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन 2019, this special status was abolished by the new presidential order known as the Constitution's Order 2019। इस ऑर्डर को, इस आर्टिकल को एबोलिश कर दिया गया 2019 में, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग आपके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। इसका इस किसके अकॉर्डिंग इसको एबोलिश कर दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर 1954 ऑर्डर। और यही ऑर्डर जो 2019 का ऑर्डर था वो कर दिया, वो क्या कर दिया, वो सुपरसीडेड कर दिया 1954 के जो ऑर्डर थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म सिविल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमंग देम एंड टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन। कहने का मतलब है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कनाडा की तरह एक सिस्टम को, सिंगल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया। क्यों सिंगल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि क्या हो सके, एक यूनिफॉर्म राइट्स मिल सके, हर एक लोगों को, प्रत्येक लोगों को क्या मिले, यूनिफॉर्म राइट्स मिले, और उसके साथ क्या हो, फ्रेटर्निटी हो, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हो, और उनमें क्या हो, उनमें यूनिटी बना रहे। इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप क्या गया है कि क्या मिले, सबको एक एक समान अधिकार मिले। दूसरी बात, समान अधिकार मिलने के बाद भी क्या है कि हमारे मन में ये हो कि हम आपस में भाई भाई हैं, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए इनके बीच में। डिस्पाइट दिस, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वार्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस and ethnic disputes. Thus, the cherished goals of the founding fathers and the constitutions make us to build as an united and integrated Indian nation has not been fully realized। इतना होने के बावजूद भी, सिंगल सिटीजनशिप वगैरह होने के बावजूद भी क्या है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किसी भी बेसिस पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, एथनिक डिस्प्यूट्स के बेसिस पे, और कास्ट वार्स के बेसिस पे। ठीक है, लिंग्विस्टिक क्लेशेस हो रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, कम्युनल राइट्स हो रहा है। ये सारी चीज, इतनी चीजों को करने के बाद भी ये सारी चीजें हो रही है, जबकि ये सारी चीजों का सपना किसने देखा था, ये सारी चीजों का सपना किसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप करा कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फ्रेटर्निटी का फीलिंग होगा, मीन्स हमारे पास ब्रदरहुड का फीलिंग होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास भाईचारे का फीलिंग होगा। पर ये चीजें नहीं देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजन है, किस किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को ले सकते हैं या सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। ये क्या क्या प्रोविजन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 अंडर पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है, सिटीजनशिप आपको लेनी है तो ये आपको आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक बात करेगा पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक की बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आप इसके अकॉर्डिंग
सॉरी, आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को ले सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन सकते हो। However, it contains neither any permanent nor any elaborate provision in this regard. देखिए, अब 5 से 11 तक आर्टिकल तो है हमारे पास, 5 टू लेकर आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक हमारे पास आर्टिकल तो है, लेकिन इसका कोई ज्यादा विस्तृत एलोबरेशन नहीं है। इसका कुछ ज्यादा मीन्स एलोबरेट टर्म में नहीं दिया गया है कि हाँ आपको यही मानना पड़ेगा, ये नहीं मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास आर्टिकल है कि हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं, भारत देश के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा एलोबरेशन नहीं दिया गया है इस रिगार्ड में। ठीक है, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट ऑन जनवरी 26, 1950। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आर्टिकल क्या आइडेंटिफाई करता है कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से कौन सिटीजन्स हैं, या उसके पहले से कौन सिटीजन्स थे, या उसके बाद से कौन सिटीजन्स बने, या आगे भी किस क्या प्रोसेस है बनने का, ये सारी प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक ये सारी प्रक्रिया है। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्वाइजेशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11, ये बिल्कुल डील नहीं करता कि आप किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को और किस तरीके से सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल भी डील ये आर्टिकल्स नहीं करते। ठीक है, इट empowers the parliament to enact a law to provide for such matters and any other matters relating to citizenship। ये क्या है, ये पार्लियामेंट को इंपावर्स करता है। ये आर्टिकल क्या करता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि आप क्या करो, पार्लियामेंट क्या करे, मिल करके एक नियम बनाए या कानून बनाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग क्या हो कि हमें ये मालूम चले कि हाँ कौन सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर कैसे कर सकते हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया को कैसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये काम क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये काम किसको दे दिया, ये काम दे दिया पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ही क्या करेगा कि किस तरीके से या क्या नियम होना चाहिए एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप और गिव अप ऑफ सिटीजनशिप को हम किस तरीके से छोड़ सकते हैं। ये किसका काम रह गया, ये रह गया आपका पार्लियामेंट का काम। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक एक्ट को क्या किया, एक एक्ट को इनेक्ट किया जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, which has been amended from time to time। और यही सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कर दिया गया है, बार बार इसको टाइम टू टाइम जिस तरीके से जब भी जरूरत पड़ा टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको अमेंड किया। According to the constitutions, the following 4 categories of persons become the citizens of India at its commencement, that is January 26, 1950। इस संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग ये 4 तरह के लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश के सिटीजन बन सकते हैं। जब से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, उस टाइम के बाद से क्या कर सकता है हमारा संविधान ये हमारे सिटीजन बन सकते हैं। ये 4 तरह के लोग, अब वो कौन कौन 4 तरह के लोग हैं। पहला है ए पर्सन हु हैड हिज और हर डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन। देखिए, अब वो सिटीजन बन सकता है हमारे देश का जो कि क्या है, जो कि जिसके पास डोमिसाइल है हमारे देश का, हमारे देश का जिसके पास डोमिसाइल है और वो क्या कर रहा है, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब 3 कंडीशन क्या क्या है, पहला कंडीशन है इफ ही और शी वाज बोर्न इन इंडिया और इफ आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। पहला कंडीशन है आपको सिटीजनशिप लेने के लिए, पहला कंडीशन ये है कि उस क्या उस उन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन है ही और शी हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब है, पहला कंडीशन तो हो गया क्या तो खुद जन्म लिए हैं, दूसरा कंडीशन हो गया तो उसके माता पिता जन्म लिए हैं, तीसरा कंडीशन हो गया कि वो क्या है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया के, 5 साल से क्या हो रहा है, वो इंडिया में रह रहे हैं। कब, बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट हुआ था उससे पहले से वो, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले से वो क्या कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। ये है आपका तीसरा कंडीशन। तो आपको क्या मान लिया जाएगा,
आपको मान लिया जाएगा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये हो गया आपका आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? A person who migrated to India from Pakistan become an Indian citizen if he or she or either of their parents or any of their grandparents was born in undivided India and also fulfilled any one of two conditions। देखिए, अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया है, अगर कोई पर्सन, उसके पास भी तो कोई प्रोविजन होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर पाकिस्तान से माइग्रेट कर करके इंडिया आया है, उनके पास क्या अधिकार है कि ही ऑफ एनी ऑफ सी, और उनके उसके पास ये अधिकार है बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और सी और आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, या तो वो या तो उनके पेरेंट्स, या तो वो खुद या तो उनके पेरेंट्स क्या हुए हैं, या उनके पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स क्या हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था उस जगह पे वो पैदा हो गए, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब ये दो कंडीशन क्या है? ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है, इन केस ही और सी माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। या तो ये हो सकता है कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले क्या किया, यहाँ पर माइग्रेट हो गए, पाकिस्तान से भारत माइग्रेट हो गए। ठीक है। और दूसरा क्या है, ही और सी हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज और हर माइग्रेशन। मीन्स या तो वो क्या कर रहे हैं, या तो वो जब से माइग्रेट हुए हैं तब से हमारे देश में रह रहे हैं, जब से माइग्रेट हुए हैं तब से हमारे देश में रह रहा है। और इन केस ही और सी माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948, या तो वो जुलाई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो माइग्रेट हुए हैं, देन ही और सी हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तब उसको क्या कर सकते हैं, इंडिया के सिटीजन के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी हमारी, ये होगी हमारी आर्टिकल 6। ये बात कर लिया हम आर्टिकल 6 की। बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही और सी हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज और हर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है, ये करने के बाद भी, इतने करने के बाद भी वो आदमी तभी सिटीजन हो सकता है इंडिया का कि जब वो एप्लीकेशन मान लिया जाए, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले से ये यहाँ पर रह रहा है, तभी वो क्या होगा, तभी वो इंडियन सिटीजन होने के लायक होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 7 की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आर्टिकल 7 की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।